वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज तपस सायस में आपका स्वागत है। टुडे इज 1 नवंबर 2023 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू का न्यूज पेपर। सो अभी ऐसा हुआ कि पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग करने के बाद ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग से करता हूँ मैं, वो सेव ही नहीं हुआ किसी वजह से। और ये जो रेड वाली लाइट जलती है स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, वो बंद हो गई। तो मैं फिर से जो है वो आप लोग के लिए बना रहा हूँ। सो देखते हैं इस बार क्या टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, पता नहीं, लेकिन अपन एज यूजुअल एक बार और ट्राई करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो तो पहला मैंने आपको बताया था कि एप्पल साइबर अटैक अलर्ट्स ऑपोजिशन कॉर्नर गवर्नमेंट। सो इसमें क्या हुआ? तो इसमें ये हुआ कि एप्पल ने एक अलर्ट एप्पल ने एक अलर्ट दिया थ्रेड्स के रूप में, और कुछ लोगों को भेजा कि आपको जो है, जो आपके सिस्टम, आपका फ़ोन जो है, उसको जो स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक अटैकर्स हैं, वो उसको सर्वेलेंस में रख रहा है। और इसके बाद हाई तौबा हो गई पूरी इंडिया में कि ये तो गवर्नमेंट का काम है, स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स है, और ये तो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। और ये एक टाइप का स्नूपिंग है कि आपको सर्वेलेंस के ऊपर रखा जा रहा है, आपकी सारी डेटा। और इसमें एप्पल ने ये भी बोला है कि इसमें तो ऐसा है कि माइक, कैमरा ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। तो उसको लेके तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ बन गया। और ये साइबर अटैक को लेके बहुत बड़ा न्यूज़ था भी। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी पेगासस इज़राइल वाला आप सबको पता होगा, तो वो भी न्यूज़ में था। तो ये अपन इसको ट्रैक करते रहेंगे। और एप्पल ने ऐसी चीज़ें बोला है। तो इलेक्शन है, 2024 में इलेक्शन है, तो उसको लेके कुछ दिन पहले जो राहुल गांधी थे, उन्होंने ये पूछा भी था कि आप लोग जो बड़ी जाइंट कंपनियां हैं, फॉरेन जाइंट कंपनियां जो इसमें काम करती है, जैसे आप सबको पता है कि ट्विटर हो गया, और फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, और ये हो आपको एप्पल हो गया। तो इन सब से कहा गया था कि आप लोग थोड़ा सा न्यूट्रल रहिए इलेक्शंस में। तो इसको लेके थोड़ा सा वो भी न्यूज़ बना था, और ये भी न्यूज़ है, तो उसको ध्यान रखेंगे अपन। तो एप्पल साइबर अटैक अलर्ट्स ये पहला न्यूज़ हो गया। तमिलनाडु गवर्नर के ऊपर एक एलिगेशन है कि आप जो है जितने भी बिल जिस पे साइन करना चाहिए, आप उसको साइन नहीं करते हो, उसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है डेडलॉक होता है। सो गवर्नर तो आज से न्यूज़ में है नहीं, बहुत सालों से न्यूज़ में। सरकारिया कमीशन की आप रिपोर्ट देखोगे, मुंशी कमीशन देखोगे आप, और भी कमीशंस हैं, राजा नंबर कुछ है ऐसा करके, उसके भी कमीशन देखोगे। तो बहुत सारे कमीशंस ने अपने अपने रिपोर्ट में और एडीआर की रिपोर्ट में बहुत सारे उसमें ये लिखा गया है कि गवर्नर जो है, वो अपनी ड्यूटी के अलावा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है उसके अलावा, उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रेशर में फ़ील करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेंट्रल गवर्नमेंट चूज़ करती है, अपॉइंट करती है। तो उसकी वजह से वो एक टाइप का सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंट की तरह काम करने लगती है, रेदर देन कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की तरह काम करती है। तो उस बेस पे जो है वो, आप सबको पता होगा कि पंजाब में क्या हुआ था। पंजाब में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था भगवत मान सिंह को गवर्नर के खिलाफ, कि गवर्नर जो है वो साइन ही नहीं करता था, हर चीज़ को रोक देता था। तो उसको लेके हमेशा से डिबेट रहा है। और गवर्नर बहुत ही रेपुटेड पोस्ट है, उसको इस तरीके से आप डैमेज नहीं कर सकते हो। तो उसको लेके भी थोड़ा-सा न्यूज़ में है। और जब गवर्नर इस टाइप के न्यूज़ में आए, तो आप बहुत सारे आर्टिकल्स जो है वो न्यूज़ में आ जाता है। तो गवर्नर से रिलेटेड एक बार जो है आर्टिकल आप देख लेना। 151, 153, 161 में पार्डन है, 155, 163 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एड एंड एडवाइस टू द गवर्नर, ये जो होता है ना, सीओएम टू एड एंड एडवाइस टू गवर्नर। सो गवर्नर को जो है वो सीओएम जो है वो एड एंड एडवाइस करता है, ठीक है। और गवर्नर जो है वो एग्जीक्यूटिव हेड होता है। तो उसको लगता है कि गवर्नर के नाम पे जितनी भी चीजें होती है वो गवर्नर के नाम पे होती हैं। तो ये चीज है, तो आपको वो ध्यान रखने की जरूरत है कि पंजाब वाला केस बता दिया, वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा था। सो वेस्ट बंगाल वाला केस, तो गवर्नर जो है आपको पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ना है। तो आप इस पे ध्यान देना, और जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो उसको देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको देख लेना, और गवर्नर से रिलेटेड जजमेंट देख लेना। और ये सब कहीं भी नहीं करने की जरूरत है। ये सब चीजें मेरी कंप्लीट पॉलिटी की एक वीडियो आती है, कंप्लीट पॉलिटी सीरीज चला रहा हूं मैं, केवल उसको देख लो। उससे अलावा मैं प्रॉमिस किया हूँ उस वीडियो में कि अगर 15 क्वेश्चन आता है, 15 से 20 क्वेश्चन, तो तुम 13 से 17 क्वेश्चन का आंसर दोगे। यूपीएससी और कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ मोस्टली। तो यूपीएससी में आप जो है वो अप्रोक्सीमेटली 80 टू 90% क्वेश्चन मेरे वीडियो से आप सॉल्व करोगे। यू डोंट हैव टू टेक एनी कोचिंग। आप पढ़ो, आप लक्ष्मीकांत जितनी भी पढ़नी है, लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा उसकी गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इसमें एक्सपर्ट मानता हूँ। तो आपको उतना पढ़ा दूंगा कि आपसे हर क्वेश्चन वो बने। तो गवर्नर से रिलेटेड चीजें मैं आपको वहां पढ़ाऊंगा, और ये भी ये न्यूज में है, आप इसको
डायनेमिक न्यूज की तरह याद रखना कि तमिलनाडु में भी तो हुआ था, पंजाब में भी तो हुआ था, वेस्ट बंगाल में भी तो हुआ था। तुम ताकि जो पैनल बैठे रहे, अगर वो तुमसे पूछे कि गवर्नर कब न्यूज में था, तो ऐसे बताओ कि ऐसे ऐसे जगह पे न्यूज में था, तो आप उसको याद रखना। ठीक है। और ये एक बॉम्बे का फोटो है, मेरे को याद है कि पेदार रोड का एक है, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप सबको पता है कि जो वेस्टर्न एक्सप्रेस वे है वहाँ पे, उसमें आप घंटों तक जाम में फंस जाएंगे। नेक्स्ट, सिंगूर वाला केस देखोगे तो सिंगूर क्या था कि टाटा को एक प्रोजेक्ट मिला था। टाटा जो है वेस्ट बंगाल में कुछ करना चाह रहा था, तो उस समय जो ममता दीदी थी वो अपोजिशन में हुआ करती थी, तो उसने बहुत हाई तौबा किया था और उसकी वजह से जो ये टाटा प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात को चला गया था। तो टाटा को बहुत लॉस हुआ था, तो टाटा जो है वो अपना ऑफ कोर्स जो होगा वो ट्रिब्यूनल में गया होगा कि हमारा इतना का लॉस हो गया, तो उसकी वजह से जो है अभी जो है ट्रिब्यूनल ने 766 करोड़ रुपए बोला है कि टाटा को देने के लिए, और वो कौन देगा, तो स्टेट गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देगा। तो बंगाल गवर्नमेंट जो है ममता दी, तो यहाँ पे अपोजिशन कह रहा है कि भाई ये जो तुम्हारे कारनामे थे, ममता दीदी आपका कारनामा है, तो तुम अपने टीएमसी के चंदे से दोगे, हम नहीं देंगे, स्टेट एक्सचेकर नहीं देगा पैसा वो। तो उसको लेके चल रहा है, थोड़ा सा पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन यस वी हैव टू डील आल्सो। सो यस, टाटा टाटा आपको पता ही कितना चैरिटी करते हैं, तो उसके बेस पे एक न्यूज में था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो लीगल ऑप्शंस हैं, चैनल्स हैं, वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो हम कौन से कोर्ट में जाएं और कैसे केस लड़े। टीडीएफ चीफ को लेकर लगातार मैंने आपको रिपोर्टिंग की है, एक टाइप का कि हर एक दिन बताने की कोशिश किया है कि इनको बेल क्यों नहीं मिल रहा है, और अभी एंड में इंटेरियम बेल उनको मिल गया है, हेल्थ को इशू को देखते हुए कि अरे इनका हेल्थ का प्रॉब्लम है, 4 वीक की इनको छुट्टी दे दो। लेकिन इस बीच में ये किसी लोगों से, किसी मीडिया से बात नहीं करेंगे। जो रूल्स हैं, कंडीशंस हैं बेल मिलने के, इंटीरियम बेल मिलने के, उसके सारे कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, अदरवाइज बीच में इनका बेल कैंसिल हो जाएगा। तो इनको रेगुलर बेल नहीं मिला है, तो याद रखना। यूपीएससी जो है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि यूपीएससी जो है वो अब जो है वो थोड़ा सा लॉ के साइड में भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जुडिशियल कस्टडी पूछता है, पुलिस कस्टडी पूछता है, पिछले साल का 1-2 साल का क्वेश्चन देखोगे तो बेल भी पूछ सकता है। तो याद रखना, तो बेल से रिलेटेड चीजें जो मैंने बेल वाले सेक्शन में बताया है, आप उसको जाके तपस के साइड पे देखो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा कि मैं मोस्टली हर टॉपिक जो बहुत ज्यादा इसमें न्यूज में होता है वो उसका अलग वीडियो बना देता हूँ, तो आप उसको देख लेना। चिटगोंग अखूरा जो है, एक चिटगोंग भी जगह है, डिविजन है उसमें एक अखूरा जगह है, तो अखूरा से अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है चालू हो गया। मनमोहन सिंह के समय में आया था 2010 में। अभी जो है वो शेख हसीना साहब और मोदी साहब ने इसको वर्चुअली इसको इनोग्रेट किया है। अब तुमको ये हो जाएगा कि ये याद रखना कि ये क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट है, तो तुमको ये याद रखने की जरूरत है कि वेस्ट बंगाल में भी जाएगी ट्रेन। तो मान लो कि ये अपना ऐसा कुछ ऐसा कुछ अपना मान लो कि ये त्रिपुरा है, तो मान लो ये त्रिपुरा से पहले हमको यहाँ जाना पड़ता था, वेस्ट बंगाल, सॉरी गुवाहाटी, फिर गुवाहाटी से ऐसा। अब क्या होगा, तुम यहाँ त्रिपुरा से क्या करो, सीधे बांग्लादेश चले जाओ, बांग्लादेश, और वहां से बंगाल चले जाओ। और बांग्लादेश में भी चितगोंग, चितगोंग कितने लोगों ने सुना है, चितगोंग एक्सीडेंट भी हुआ था, चितगोंग पोर्ट भी है बांग्लादेश के पास। तो अगर ये होगा ना, तो यहाँ से तुम बहुत अच्छा कि टी का व्यापार कर सकते हो, टी का व्यापार कर सकते हो, आयरन एंड स्टील का कर सकते हो, तो तुम्हारा बांग्लादेश और इंडिया का रिलेशन, ट्रेड रिलेशन बढ़ जाएगा। तो उसको याद रखना, तो ये न्यूज है। नेक्स्ट, सो यस, ईडी ने समन किया है केजरीवाल साहब को लिकर पॉलिसी में, दिल्ली लिकर पॉलिसी की वजह से, और इसकी वजह से ऑलरेडी 2 लोग जेल में हैं। आप सबको पता है, डिप्टी सीएम है और संजय सिंह साहब है। तो ये, और ये ईडी के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ कि ईडी के बारे में पढ़ लो, ईडी, सीबीआई, सीबीसी, इसके बारे में। और नहीं पढ़ोगे तो वापस आ जाओ तपस के साइड पे, वहां मैं पढ़ाऊंगा ही। कहीं ना कहीं तो पढ़ना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, कहीं ना कहीं तुमको पढ़ना पड़ेगा। खुद से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसको तो रिवीजन हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ये है। नेक्स्ट, एंटी पॉल्यूशन स्टेप नहीं लिया है गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को बोला है कि चारों स्टेट मिलकर जल्दी से, दिल्ली की पॉल्यूशन पता ही है अभी पुअर पे है, उसके बाद सीवियर पे जाएगा। मराठा के बारे में मैंने अलग वीडियो बना दिया है, उसमें वहां देख लो। मराठा रिजर्वेशन 15 मिनट का बना दिया है, 20 मिनट का, तो वहां पे है कि मराठा कम्युनिटी जो है, एक कास्ट है वहां पे, वो 33% है। वो कह रही है कि मुझे 16% जो है रिजर्वेशन दो, और सरकार कह रही है कि 52% रिजर्वेशन पहले से है, 10% ईडब्ल्यूएस का है,
तो उसके हिसाब से 62% हो जाएगा, तुमको 12% दूंगा तो 74% हो जाएगा, 74%। इस हिसाब से तो इंदिरा सोनी का जो जजमेंट है, इंदिरा सोनी का 1992 वाला, वो वायलेट हो जाएगा, और इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया। हाई कोर्ट ने दे दिया था, कि बोल दिया था 12% दे दो, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। उसी के लिए कुछ लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मोदी पे यस, आप सबको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो उसको शायद 5 साल होने वाले, कुछ इस टाइप का होने वाला है। नेक्स्ट, सो ये है एथिक्स पार्लियामेंट्री कंडक्ट इन इंडिया में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये जो पीडी आचार्य साहब है, जो लोकसभा के सेक्रेटरी हुआ करते थे पहले, बहुत ही अच्छा लिखते हैं ये। तो इनके बारे में मैं बता दूं कि क्या लिखा है इन्होंने। सबको किस किस को पता है, जिसको पता है वो कमेंट करेंगे कि टीएमसी की जो हेड है, मतलब हेड नहीं, मतलब टीएमसी की हेड तो ममता दीदी है, ममता दीदी है, ममता दी, उनकी एक लोकसभा में एक वुमेन एमपी हैं, महुआ मोइत्रा। अब स्पेलिंग आप लोग देख लेना। और इन्होंने, इनके ऊपर एलिगेशन है कि ये जो है वो ब्राइब लेके बिजनेसमैन से ब्राइब लिया, पैसे लिया, और बोला कि हम तुम्हारा क्वेश्चन जो है पार्लियामेंट में पूछेंगे, पार्लियामेंट में पूछेंगे। तो पैसा लेके क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो ये केस आ गया ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का, या फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस का। पैसा लेके क्वेश्चन थोड़े पूछोगे यार, ये कहाँ का सोच है। तो ये एक टाइप का क्लेम है, एलिगेशन है। और ये कौन लगाया है? बीजेपी के साइड से, और निशिकांत दुबे बीजेपी की साइड से। सो इसकी जांच किसको करनी चाहिए? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है तो ऑफ कोर्स कमिटी होगी, ब्रीफ इसकी कमिटी होगी ना, इसकी किसकी? ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की कमिटी होनी चाहिए। या फिर कोई अगर ये नहीं करेगा तो स्पेशल कमिटी बना दो, स्पेशल कमिटी बना दो। एथिक्स कमिटी क्यों चेक करेगा भाई? एथिक्स कमिटी तो बाद में बना है, 2000 के आसपास बना है। इसका रोल नहीं है कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज चेक करना। एथिक्स कमिटी को तो पता भी नहीं है कि क्या है, एथिक्स कमिटी को कैसे चेक करेगा? तो राइटर ये लिखना चाह रहे हैं कि इनको प्रीवियस रिकॉर्ड भी यही है, हिस्ट्री भी यही है कि बहुत 1951 में भी हुआ था, 2005 में भी हुआ था, 10 लोग पाए गए थे कि वो पैसा ले लिए थे बिजनेसमैन से, 10 एमपी उसमें शामिल हुए थे, और क्वेश्चन पूछ बिजनेसमैन से पैसा लेकर क्वेश्चन उसका पूछेंगे। तो उस समय भी तो स्पेशल कमिटी बनी थी या फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कमिटी बनी थी, और वो उन्होंने उसको बताया था कि आपको कैसे करना है, कि और उसको जो भी सजा सुनानी है। तो एथिक्स कमिटी के पास पावर नहीं है, उसको लेके पूरा डिबेट था, और उसमें राइटर ने एथिक्स कमिटी को लेके थोड़ा सा क्वेश्चन किया, ठीक है। और पुराना सारा रिकॉर्ड बताया है कि कैसे 2005 में 10 लोग ने इस टाइप की चीजें की थी, और उस समय भी यही चेक हुआ था। सो इनके केस में भी ऐसा होना चाहिए। और उसके बाद ये भी कह रहे कि पार्लियामेंट के समय में जब इस टाइप की चीजें होती है, तो पार्लियामेंट के पास वो हथियार नहीं है जुडिशरी की तरह कि एविडेंस चेक करेगा, तो वो तो कॉमन सेंस से सजा सुना देता है, जो कि अच्छी चीजें नहीं है। तो उसको लेके है। तो ये पूरा एडिटोरियल जो है वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को लेके है, ठीक है। तो उसको आप लोग एक बार देख लेना, और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। तो आप कमिटी पढ़ लेना, जितनी भी कमिटीज हैं। तो आप क्या पढ़ोगे? जितनी भी कमिटी है, मैंने कौन कौन से बताए? एथिक्स कमिटी पढ़ लेना, प्रिविलेज कमेटी पढ़ लेना, और स्पेसिफिक कमेटी पढ़ना। ये तीनों तीनों चारों जितनी भी कमेटी है वो पढ़ना, और उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन ये केस जो है, वो केस समझ में आ गया। ये केस जो है वो इनके हिसाब से जाना चाहिए किसको? स्पेशल कमेटी को, जो लोकसभा जिसको भी बनाएगी, या ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कमेटी को। एथिक्स कमेटी को नहीं जाना चाहिए। एथिक्स कमेटी का काम है कि क्या सही है क्या गलत वो देखना, ये नहीं देखना कि कोई इंसान पैसा लेके करेगा तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है ना, वो अपने प्रिविलेज का मिसयूज कर रहा है, तो उसको जाना चाहिए, या फिर कोई स्पेशल कमेटी को जाना चाहिए। और इसके इसके लिए उन्होंने हिस्ट्री बताया है कि ऐसा हुआ है। तो एक और भी चीज है इसमें कि सिंस ए पब्लिक सर्वेंट एक्सेप्टिंग ए ब्राइब इज ए क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज नॉर्मली इन्वेस्टिगेटेड बाय द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सीबीआई करना चाहिए। या फिर अगर मान लो बाहर से पैसा आया है तो जो है वो ईडी करेगा। तो ऐसी चीजों में पार्लियामेंट्री कमेटी अगर करते हो तो उनके पास उतना क्या बोलते हैं उसको, उतना एविडेंस को चेक नहीं कर पाते अच्छे से। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वो उनको इतना आदत नहीं है, जुडिशियल प्रोसेस से गुजरने की आदत नहीं है। तो ऐसे समय में जो होता है ना, वो अपने सेंस, कॉमन सेंस के बेस पे उनको सजा सुना देता है, जो भी है, सस्पेंड कर देता है 30 दिन के लिए, 40 दिन के लिए,
या फिर कभी कभी तो, और एक बार तो ऐसा भी हुआ था, आप लोग बहुत सरप्राइज हो गए, तो कुछ लोग तो अपने बच्चों और वाइफ की पासपोर्ट पे किसी और फॉरेनर्स, किसी और भी ऐसे वुमेन फ्रेंड्स को, पार्लियामेंट जो एमपी थे वो लेके दूसरे कंट्री चले गए थे, तो वो तो पासपोर्ट एक्ट में वायलेशंस के अंदर में आ जाता है, तो राइटर ने वो भी लिखा है, तो आप उसको ध्यान रखिएगा। तो ये है। सो और इसमें एक चीज और भी कहना चाह रहे हैं कि इसमें देखोगे कि नहीं, ये वाला न्यूज़ नहीं था, ये तो उसका है। हाँ, यस। सो आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव दैट फ्रीडम टू से एनीथिंग इन द हाउस। तो ये इसको भी आर्टिकल 105 को भी आप एक बार पढ़ लेना। तो ये है। दूसरा न्यूज़ क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस को लेके है, कि ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेके कोई जो आप लोग ने वादा किया था, कोप एक्चुअली क्यों कर रहे हैं ये याद रखना, मैं बता देता हूँ। कॉप 28 जो है वो दुबई में होने वाला है। सो उससे पहले जो क्लाइमेट फाइनेंस की बात होती है, तो राइटर ये कह रहे हैं कि जो डेवलप कंट्री ने वादा किया था, डेवलप कंट्री ने वादा किया था कि डेवलपिंग कंट्री को क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी चीजें नुकसान हुई है उसके लिए 100 बिलियन यूएसडी डॉलर देगा, इस टाइप की चीजें हुई थी, तो ये तो आपने दिया नहीं। तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि लो एमिशन, कार्बन एमिशन वाला काम जो डेवलपिंग कंट्री है वो करेगी, वो वल्नरेबल कंट्री करेगी जो क्लाइमेट से जूझ रही है। और मतलब ये हो गया कि पॉल्यूशन आपने फैलाया, सब कुछ आपने किया, डेवलप कंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, और उस समय पे हमें कह रहे हो कि आप कंट्रोल करो। अब जब हम हमारे डेवलपिंग का समय हो गया तो आप बोलते कंट्रोल करो, तो कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी दोगे ना, टेक्नोलॉजी देने के लिए मेरे पास तो वो टेक्नोलॉजी है नहीं, उसके लिए पैसे लगते हैं, तो पैसे तो दो। तो बिना पैसे के कैसे कंट्रोल करेंगे, तो ना तो यूएसए दे रही है, ना तो बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्री है वो, उसमें जितना उनका स्टेक होल्डर होना चाहिए वो दे नहीं रहे हैं। तो पूरा क्लाइमेट फाइनेंस को लेके पूरा जो है वो राइटर जो है वो उसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं कि आप केवल कह रहे हो लेकिन कर कुछ भी नहीं रहे हो। तो उसको लेकर राइटर ने जो अनवर सद्दार साहब है बहुत अच्छा लिखा है, और उसमें ये कह रहे हैं कि जो आर्टिकल 9 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, इट इज आल्सो मैंडेटरी फॉर डेवलप्ड कंट्री टू प्रोवाइड देयर बाइनोमियल अपडेट रिपोर्ट। आप हर उसके बाद बाइनोमियल रिपोर्ट दोगे, बीयूआर बोलते हैं उसको, कि आपने कितना पैसा भरा है, कितना दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो आप लोग। फिर सेकंड ये कहता है कि इंडिया को अगर इस टाइप की चीजें करनी है, अगर आप चाह रहे हो कि इंडिया जो इस टाइप का चीज परफॉर्म करे, और आप चाह रहे हो कि लो कार्बन वाला काम करे, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने फ्यूल जो जो भी फॉसिल फ्यूल से हटेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली 36 लाख लोगों की नौकरी जाएगी, और उससे नौकरी जाएगी तो हमको नए नौकरी देने पड़ेंगे, नए टेक्नोलॉजी में, नए तरीके से उसको, मतलब मान लो कि सोलर एनर्जी में देना है, तो टेक्नोलॉजी के लिए तो हमको पैसे लगेंगे ना भाई। हमारे पास इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम आपकी तरह डेवलप नहीं है, तो आप पैसे में अगर नहीं दोगे तो हमारे रिसर्च कैसे होगा? तो आप वो पैसा भी नहीं देते हो और बोलते हो कि लो एमिशन करो, लो कार्बन एमिशंस करो, तो वो पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद जो आपने वादा किया था ग्रीन क्लाइमेट फंड को, उसको, उसमें भी आप नहीं काम कर रहे अच्छे से। और एक और भी है, एक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, उसमें भी नहीं परफॉर्म कर रहे। तो कुल मिला के आप कहीं परफॉर्म नहीं कर रहे हो, और आप क्या कर रहे हो, सबमिट टू सबमिट कर रहे हो, कॉप 26, कॉप 27, कॉप 28 करते जा रहे हो। लेकिन यही समय, यही राइटर बोलते हैं कि यही चीज मान लो कि 2009-10 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो क्राइसिस आया था, जब उस समय पे 2009-10 की बात, क्राइसिस की बात कर रहा है, उस समय तो सारे कंट्री मिलके, वेस्टर्न कंट्री मिलके अपने 1 ट्रिलियन पैसा, जो 1 ट्रिलियन रुपीज है, सॉरी 1 ट्रिलियन जो यूएसडी डॉलर है, वो कुछ ही वीक में, मतलब समझ लो एक दो वीक भी नहीं हुआ, आपने इकट्ठा कर लिया। लेकिन यही चीज अगर आपको यहाँ पैसा देना पड़ रहा है तो आपको सालों साल लग जा रहे हैं। तो ये क्लाइमेट फाइनेंस को लेके, क्लाइमेट फाइनेंस बहुत बड़ा चीज है कि आप पैसा दे नहीं रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि डेवलपिंग कंट्री अच्छा परफॉर्म करे, और जबकि हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोगों ने तो जो एनसीडी होते हैं वो भी नहीं दिखाया है, हम लोग तो, इंडिया तो उसमें भी दे रही है। इंडिया ने इतनी सारी चीजें चेंजेस की हैं, जैसे आपको पता ही होगा, सोलर सोलर सिस्टम हो गया, जैसे पहल स्कीम, उज्ज्वला स्कीम, हर जगह पे जो भी चीजें हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट, कि उसको रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं हम, ठीक है, हम अपना टारगेट बढ़ा दिए हैं। लेकिन आप अगर फाइनेंस नहीं दोगे तो वल्नरेबल कंट्री के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो अपनी ट्रेडिशनल मेथड से हट के नए मेथड पे आ जाए। तो उसको ध्यान रखना, ग्लोबल फाइनेंस में आपको ये समझने की जरूरत थी। ये तो वेस्ट बैंक वाला रिपीटेड है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस। इसमें ये है कि स्टाफ शॉर्टेज वाले में ये है कि लोकल गवर्नेंस में जो सारी काम होती है वो तो स्टेट गवर्नमेंट कर लेती है। आप उनको फाइनेंशियली जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने नहीं देते हो। किनको? लोकल गवर्नमेंट को।
तो लोकल गवर्नमेंट को ये देने नहीं देते, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से ये होता है कि आप ऊपर बैठ के सब कुछ डिसाइड करोगे और आप बोल रहे हो कि यार पंचायती राज सिस्टम, म्युनिसिपल जो पार्टी है, जो एमसीडी है या जो भी है, जो जो भी उस स्टेट में होगा, ठीक है, वो काम नहीं अच्छा काम कर रही है। नहीं, क्योंकि आप ही पावर का ट्रांसफर अच्छा नहीं कर रहे हो, डिवॉल्व नहीं कर रहे हो, और उसके बाद फंड भी नहीं दे रहे हो, और उसमें जो भी आपने दिया है, मान लो कि 29 उसके पास आइटम है, उसमें से भी सब नॉर्मल वो नॉर्मल दिया है, ऐसा दिया है कि जिसका कोई यूज नहीं हो, और उसमें भी आप डिसाइड करते हो। ठीक है, तो यहां तक कि इन्होंने बोल दिया एक्सेप्ट 5 स्टेट, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मेघालय एंड राजस्थान, ऑल दी अदर हैव टू गेट अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट बिफोर बोरिंग मनी। इनको छोड़ के हर स्टेट जो है वो पहले स्टेट से परमिशन लेता है कि सर हम ये नीचे कर लें क्या, ठीक है, हम लोकल गवर्नमेंट के अंदर में ये फाइनेंस, ये चेक, आप तो दे ही नहीं रहे हो पावर। तो जब टिल देन यू आर नॉट diluting your power, ठीक है, and giving power to the local government, so you are not supposed to कि उसकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी आपके पास हमेशा उनके पास आप ही के पास रहेगी, वो आप ही के ऊपर डिपेंड रहेंगे, ऊपर से स्टाफ भी नहीं है, तो उसके ऊपर में ये था। तो ये तो सबको पता है, तो इसमें कुछ भी नया नहीं था बताने को। कार्गो के बारे में मैंने ऑलरेडी, रेलवे के बारे में सब बता दिया आपको। मालदीव के बारे में यही है कि एक जो मालदीव के जो मुज्जू साहब है, मुज्जू या म्यूजू जो भी बोले, ये जो है वो प्रो चाइना है, इनको ऐसा माना गया कि ये प्रो चाइना है। और इससे पहले जो थे सलीह साहब जो भी थे, वो जो उसको प्रो इंडिया बोला जाता था। तो ये कह रहे हैं कि हम जो है जो इंडियन आर्मी है जो मालदीव्स में, उसको हम निकाल देंगे, और ये अभी प्रेसिडेंट बने हैं, चुन के आए हैं, नवंबर से इनका टेन्योर स्टार्ट होगा। और तो इनको प्रो चाइना देखा जाता है। पुराने वाले जो थे वो कुछ वोट से हार गए, तो वो प्रो इंडिया थे, वो इंडिया फर्स्ट बोलते थे, और ये बोल रहे हैं कि इंडिया आउट। तो ये वाली चीजें चल रही है मालदीव्स में, और मालदीव्स में हमने बहुत ही ज्यादा इन्वेस्ट किया है पिछले 4 साल में, जो इनके टेन्योर था उसमें हमने बहुत सारा इन्वेस्ट किया है। अब ये चाइनीज की ओर इनका है इसका, क्योंकि ये यमीन साहब के चेले माने जाते हैं। यमीन साहब जो अभी जेल में थे, बाद में उनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया है इनको, ठीक है, जीतने के बाद उनको हटा दिया गया, और वो जो है वो जेल से निकाल के घर में रख लिया गया। मुज्जू साहब उनके कोलिजन के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे, तो वो ऑफ कोर्स यमीन साहब की बात तो सुनेंगे ही। और यमीन साहब हमेशा कहते थे कि इंडिया को हटाओ, तो उसी को लेकर राइटर लिखते हैं। और ये इनके लिए एक सरदर्द हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कि क्योंकि इनके ऊपर इतना लोन है, इनको जो चाइना के साथ जिसने भी गया है, वो आपको पता ही है कि डेट में गया है। जैसे चाइना के जो एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसके 10 साल हुए हैं, ठीक है, तो चाइना ये चीज है, ये प्रोपोगेंडा है चाइना का कि ये हर जगह फैला रहा है। तो इसमें मालदीव ना ट्रैक हो, क्योंकि अगर मालदीव ट्रैप हो जाएगा, तो आप सब समझ सकते हो कि जो इंडियन ओशन, उसमें जो चाइना के सपने हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इंडिया को घेरना। तो आप समझ ही रहे हो कि मेरी टाइम बाउंड्री देखोगे तो मालदीव में अगर इनका पास, श्रीलंका के पास हमन टोटा करके कुछ इस टाइप का है, अब देख लेना एक बार, पोर्ट जो चाइना के पास है, ऐसे करके मालदीव के पास आ जाएंगे, तो धीरे 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 इंडिया को चारों बगल से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसके लिए, इंडिया के लिए बहुत ही स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है मालदीव्स। सो ये पेगासस मैंने बता दिया कि ये इजराइल का एक स्पाईवेयर था, और वो बहुत सारे लोगों का जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड, फोन जो है वो ट्रैक रिकॉर्ड पे रख लिया था, ट्रैकिंग के बेस पे रख लिया था। उस समय भी बहुत हाई तौबा तौबा हुआ था। लेकिन अभी जो है, जो एप्पल ने जो थ्रेट दिया है, वो बहुत ही डेंजरस वाली चीज है। उसमें माइक और कैमरा सब ओपन हो जाता है ऑटोमेटिक। तो उसी को लेके बोल रहा है कि ऐसे समय पे सर्वेलेंस सिस्टम जो है वो, सर्वेलेंस रिफॉर्म होने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज भी हम जो है गवर्न हो रहे हैं ना, वो मोस्टली जो है आईटी एक्ट से हो रहे हैं। अभी अभी इसमें चेंज होने की जरूरत है, और कर रहे हैं। और दूसरा जो है टेलीग्राफ करके, टेलीग्राम या टेलीग्राफ एक्ट आता है, और मेरे को याद नहीं है कि वो 8085 का है या 8085 का है शायद, यस। सो हम दूसरा जो है टेलीग्राफ एक्ट से गवर्न होते हैं। तो इसको अब चीजें इतनी मॉडर्नाइज हो गई, तो आपको एक्ट को भी मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, और सर्वेलेंस रिफॉर्म लाने की जरूरत है कि किस समय में आप सर्वेलेंस सिस्टम पे रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह पे इलेक्शन के समय में हर जगह हर चीज को आप सर्वेलेंस पे रख दो, खास के अपोजिशन पार्टी को, तो डेमोक्रेसी कैसे बचेगी। तो उसको लेके है ये पूरा आर्टिकल। यही चीज राहुल गांधी और ये लोग यहाँ कह रहे हैं। नेक्स्ट, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, आप तपस में जाएं, आपको दिख जाएगा, पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड समझा दिया मैंने। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म, तो अभी डॉक्टर के लिए हो जाएगा, जैसे एक नेशन है और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्लेटफॉर्म होगा, और उसमें जो डॉक्टर्स जो भी रजिस्टर्ड करेंगे, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो होंगे, तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। आप और कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप उनका नाम डालोगे तो वो सारा उनका डिटेल खुल जाएगा। तो वो है
तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर यूनिफाइड इन्फो फॉर डॉक्टर्स, तो वो है। ऐसे लॉयर्स के लिए भी है, अगर आप देखोगे तो हर जगह प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो उसमें आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें वो लोग हो जाते हैं और उनको फिर कहीं भी प्रैक्टिस, तो ऐसे इनके लिए भी होने की एक डिमांड थी, तो उसको एनएमसी ने पूरा किया है और बहुत जल्दी ये इसको अपडेट कर दिया जाएगा। चाइना सोलर अलायंस में क्यों नहीं पार्ट ले रहा है, तो उस पर आर के सिंह बोलते हैं कि चाइना को वेलकम है, वेलकम टू पार्ट है, और सोलर अलायंस बन जाए 116 नंबर का। और भी कंट्रीज हैं जो सोलर अलायंस में भाग लिए हैं, तो वो भी बन जाए, सो वेलकम है उनका। अक्टूबर रेनफॉल, तो अक्टूबर में जो रेनफॉल हुआ है, जो मतलब होता है अक्टूबर में मोस्टली नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश होती है, तो उसकी वजह से 1901 के बाद बहुत ही कम बारिश हुई है। उसका रीजन बताया है कि एक तो एल नीनो और दूसरा पॉजिटिव आयोडी। सो इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मोस्टली इस समय में ऐसे होने के बाद भी बारिश होती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ, हिस्टोरिकली हुआ कि एल नीनो ईयर्स होने के बाद और पॉजिटिव आयोडी के बाद जो आप देखोगे इंडिविजुअल मींस नॉर्मल रेनफॉल ओवर सदर्न अक्टूबर, सो ये ऐसा होता था, लेकिन इस बार निगेटिव हो रहा है, इस बार नहीं हो रहा है। तो आपको एक टाइप का आपको समझने की जरूरत है कि अक्टूबर में रेनफॉल जो है वो सदर्न इंडिया में इस बार का 6 लोएस्ट है, तो आपको उसको ध्यान रखना। डब्ल्यूएच में इलेक्शन था, आप सबको पता है कि रीजनल इलेक्शन था, रीजनल इलेक्शंस डब्ल्यूएचओ में। कितने लोग को मैंने बार बार पढ़ा है, कितने लोग को नहीं याद है अभी भी। साउथ ईस्ट एशिया का, साउथ ईस्ट एशिया का डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर का पोस्ट का था। इससे पहले हमारे इंडिया की थी, आई थिंक मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे याद है कि कोई पूनम सिंह थी शायद मेरे हिसाब से। और अभी जो है वो चुन के आएंगी कौन, और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय पे रिपोर्ट ये है कि जो बांग्लादेश है वो जीत गई है। बांग्लादेश में शेख हसीना की बेटी थी, बांग्लादेश में शेख हसीना की बेटी थी और नेपाल की तरफ से 2 लोग नॉमिनी थे, तो उसमें बांग्लादेश जो है वो डब्ल्यूएचओ को जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन की डायरेक्टर होंगी अब। और उनका हसीना कुछ स्वाजमी हसीना कुछ तो नाम है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो उसको, तो ये है चीजें, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया का एक मिशन है कि 2047 तक इंडिया को डेवलप करना है, तो ये विजन डॉक्यूमेंट्स अभी आया नहीं है, आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। कनाडा ने वी चैट को बंद कर दिया। वी चैट ऐप जो है वो चाइना के है, आप सबको पता है। चाइना जो है वो श्रीलंका में जो बिल्ड करने वाला पोर्ट के आसपास रिफाइनरी बिल्ड करने वाला है, और चाइना के पास ऑलरेडी एक रन पोर्ट है, जो मैं बता रहा था, हम्मन टोटा, यस गलती बता रहा था, हम्मन टोटा, तो ये याद रखना। उसके बाद ये क्या है कि जो स्टारमर है वो ब्रिटेन के लेबर पार्टी के लोग हैं, तो वो बोल रहे थे पहले कि जो हम सीज फायर को जो है, इसराइल जो उस पर अटैक कर रहा है गाजा के ऊपर, उसको सीज फायर के लिए बात करेंगे, लेकिन ये कह रहे थे कि इसराइल के पास भी अपनी कंट्री को डिफेंड करने का वो है, तो इसीलिए इसराइल अगर डिफेंड करता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में बहुत सारे इन्हीं के लेबर पार्टी के बहुत सारे लोगों ने बोला था कि नहीं, रोकना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए, तो ये भी कहने लगे हैं स्टेमर ने कि हाँ, इसराइल को सीज फायर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए कुछ देर के लिए पॉज लेना चाहिए, तो ये है, इंटरनेशनल न्यूज था। गाजा में बच्चों की मतलब बहुत सारी लोगों की डेथ गई है, 2000-3000 बच्चे मर गए हैं, वो यूनिसेफ कह रहा है, तो बहुत बड़ा इशू है। सो फिजिकल डेफिसिट जो है वो टच कर जाएगा 39.3 फुल ईयर टारगेट इन फर्स्ट ईयर। और ये आपको मैं बता दूं कि जो यूनियन बजट का जो टारगेट है, हमें इस सब से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कितना होगा, हम इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, ठीक है, हम सबकी तरह नहीं पढ़ते, तो आप याद रखना। तो आप इसको याद रखो कि यूनियन बजट में जो है, जो इस बार का बजट था 23-24 में, उन्होंने बोला था कि हम 5.9 तक ले आएंगे फिजिकल डेफिसिट, ये अपने दिमाग में होना चाहिए, 6 से नीचे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। और उसकी वजह से थोड़ा सा टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाना है, तो टैक्स रेवेन्यू को सिस्टम को देखेंगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें, तो ये पूरा। और ये जैसे आपके पास गगनयान था ना जो हम लॉन्च करने वाले, वैसे हमारे पास एक समुद्रयान है, तो डीप ओशन मिशन को लेके है। तो आप याद रखो फिलहाल के लिए कि 6000 जो मीटर की जो गहराई है ओशन में, वहां पे जाके रिसर्च करेंगे और वहां से जो पॉलीमेटेलिक्स हैं उसकी खोज करेंगे और उसको भेजने वाले हैं। 3 क्रू मेंबर जाएंगे इसमें, 3 क्रू मेंबर्स, तो आप इसके लिए याद रखो। और उसके जो उसमें जो यूज होगा, उसका यूज होगा मत्स्य 6000 का, ये मत्स्य है, इसके अंदर 3 लोग जाएंगे, तो उसको याद रखो। तो जो वहां भेजने वाले हैं स्पेस में वो गगनयान, जो नीचे भेजेंगे समुद्रयान, तो इसको इस तरीके से। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। और मैंने कोशिश किया कि मैं ये वीडियो थोड़ा जल्दी बना दिया हूँ, क्योंकि ये एक्चुअली पता नहीं चलता है कि टेक्निकली रीजन से आज वो रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा था। सो गुड नाइट।
हैव अ नाइस डे, टेक केयर।